अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि इस हवाले से एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जो कि प्रिलिमिनरी है, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 5 सेक्शन है, तो 1 बाय 1 इसको शुरू करते हैं। तो सेक्शन नंबर 1, जैसे कि हर लॉ का जो सेक्शन नंबर 1 होता है उसी तरह ये भी है। तो सेक्शन नंबर 1 के अंदर क्या बातें बताई जाती हैं कि इसका टाइटल क्या है, कब से इसका आगाज़ होगा, कब से ये लागू होगा और कहाँ कहाँ तक ये लॉ इन्फोर्स्ड है। ठीक है, तो शॉर्ट टाइटल क्या है, इस लॉ का नाम क्या है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। कमेंसमेंट कब से होगी इसकी, ये लॉ पास कब हुआ था, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था 22 अप्रैल 1898 को ये लॉ बनाया गया था। और कमेंसमेंट डेट सेक्शन नंबर 1 के अंदर मौजूद है 1 जुलाई 1898 से ये लॉ इन्फोर्स्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सटेंट, यानी कि ये लॉ कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। तो एक्सटेंट क्या है, इट इज़ एप्लीकेबल टू द होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ये लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन यहीं पर कुछ एक्सेप्शंस भी दी हुई हैं। कौन कौन सी, कहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता, कि जहाँ पर एनी स्पेशल और लोकल लॉ प्रेजेंटली इन फोर्स, यानी कि 1898 में जब ये लॉ बनाया गया तो उस टाइम पर या अब भी अगर किसी इलाके में, पाकिस्तान की अब बात हो रही है, पाकिस्तान में कहीं पर भी अगर स्पेशल या लोकल लॉ कोई ऑलरेडी कहीं पर इन्फोर्स्ड है क्रिमिनल मैटर्स को डील करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से, तो उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन और पावर कन्फर्ड, यानी कि किसी भी लॉ के अंडर अगर कुछ ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए जुरिस्डिक्शन किसी और बॉडी के ऊपर कन्फर किया हुआ है, किसी और बॉडी को ग्रांट किया हुआ है, तो वो उस मैटर को देखेंगे। और इसके अलावा एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या अगर किसी और लॉ के अंडर कुछ ऑफेंसेस को डील करने के लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर बताया हुआ है, तो उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ऑफेंसेस अंडर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, इस लॉ के अंडर कोई भी अगर ऑफेंस कमिट होता है, फॉर एग्जांपल कोई आर्मी मिलिट्री पर्सनल्स अगर कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, तो वहाँ पर प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर का फॉलो नहीं किया जाएगा, बल्कि इस आर्मी एक्ट के अंडर जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसे फॉलो किया जाएगा। इसी तरह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, कोई भी पब्लिक ऑफिसर जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात होंगे, तो उसको डील करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो इस लॉ के अंडर दिया हुआ है। इसी तरह जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं होता। इसी तरह कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट के जो केसेस सुनते हैं, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती हैं, उसमें भी सीआरपीसी को फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 1 के सब सेक्शन 2 के अंदर क्या बताया हुआ है कि जनरली पूरे पाकिस्तान में ये लॉ अप्लाई होता है, लेकिन अगर किसी इलाके में कोई स्पेशल या लोकल लॉ ऑलरेडी इन्फोर्स है, फॉर एग्जांपल 1950 से पहले तक कुछ बलूचिस्तान के इलाके और कुछ NWFP जो कि प्रेजेंट KPK है, खैबर पख्तूनख्वा, इससे कुछ इलाकों में पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन्फोर्स नहीं था। तो 1950 के बाद उन इलाकों में भी इस लॉ को इन्फोर्स किया गया, तो उससे पहले वहाँ पर कोई स्पेशल या लोकल लॉ ऑलरेडी क्रिमिनल मैटर्स को डील कर रहे थे। तो अगर कहीं पर भी कोई स्पेशल या लोकल लॉ है क्रिमिनल मैटर्स के लिए, तो उसको फॉलो किया जाएगा। या अगर किसी और बॉडी के ऊपर जुरिस्डिक्शन कन्फर किया हुआ है किसी और लॉ के अंडर, तो उसे फॉलो किया जाएगा। जनरली बात क्या है कि अगर कहीं पर भी कोई स्पेशल लॉ कुछ मैटर्स को डील करने के लिए बनाया गया है, तो उसी लॉ को फॉलो किया जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वहां पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 2 कहाँ गया, सेक्शन नंबर 2 रिपील्ड हो चुका है, ओमिट हो चुका है। तो सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, ये भी आप खैर इसको भी खत्म कर देना चाहिए, इसकी भी कोई जरूरत नहीं रही। सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, रेफरेंस टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड अदर रिपील्ड इनैक्टमेंट्स। इसमें सिंपल सी ये बात बताई हुई है, आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज इसमें देख लेना, कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 से जो पहले के लॉ से, जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको हिस्ट्री में बताया था कि पहले 1861 में लॉ आया, फिर 1872 में आया, फिर 1882 में आया। तो सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है कि जहाँ जहाँ पर उन कोड्स के हवाले से जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं, उनके चैप्टर्स या उनके सेक्शंस के रेफरेंसेस दिए हुए हैं, उन कोड्स के प्रोविजंस के रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो वो रेफरेंसेस अब ख़त्म किए जाएंगे, वो रिपील्ड हो चुके हैं। सेक्शन नंबर 3 उन तमाम रेफरेंसेस को रिपील करता है। और सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है कि अब तमाम रेफरेंसेस इस लॉ के हवाले से किए जाएं, इस CRPC के सेक्शंस, चैप्टर्स वगैरह का हवाला दिया जाए। तो सेक्शन नंबर 3 सिंपली क्या कह रहा है कि जो पुराने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं, उनके रेफरेंसेस जहाँ जहाँ पर दिए हुए हैं उनको रिपील कर दिया जाए और वहाँ पर इस लॉ के रेफरेंसेस दिए जाएँ, इस CRPC के रेफरेंसेस डाले जाएँ। ठीक है, और सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है, एक्सप्रेशंस इन फॉर्मर एक्ट्स। इसमें सिंपली बताया हुआ है कि जो पहले लॉज थे 1861 वगैरह वाले, तो वहाँ पर जहाँ पर था सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो अब इस लॉ के अंडर उससे क्या मतलब लिया जाएगा, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है,
इसी तरह सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उसका क्या मतलब लिया जाएगा, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। इसी तरह मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। और फिर दूसरी बात क्या यहाँ पर बताई हुई है, ज्वाइंट सेशन जज। तो पिछले जो लॉज थे उसमें एडिशनल सेशन जज को क्या कहा जाता था, ज्वाइंट सेशन जज। तो अभी सीआरपीसी के अंडर से क्या कहा जाता है, एडिशनल सेशन जज। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 सिर्फ ये बता रहा है कि फॉर्म के पुराने एक्ट्स में जहां पर ये अल्फाज है तो उनका मतलब अब इस लॉ के अंडर ये लिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 4 मैंने यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि सेक्शन नंबर 4 इन डिटेल है, उसमें डेफिनेशंस इंटरप्रिटेशंस है, तो उसे हम अगले लेक्चर के अंदर कोट करेंगे, वरना ये लेक्चर काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 5 आपको क्या बताता है, इसमें ऑफेंसेस को दो तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है कि वो ऑफेंसेस जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर हैं और वो ऑफेंसेस जो पाकिस्तान पिनल कोड के अलावा बाकी तमाम लॉज के अंडर हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 5 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि पाकिस्तान पिनल कोड 1860 इसके अंडर जब कोई भी ऑफेंस होगा तो उसे सीआरपीसी डील करेगा, यानी कि ये लॉ डील करेगा। उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह होगी, उसमें इंक्वायरी किस तरह होगी, उसका ट्रायल किस तरह चलेगा, वो इस लॉ के अंडर होगा। ठीक है, तो पीपीसी के अंडर जो ऑफेंसेस कमिट होंगे प्रोसीजर कौन सा फॉलो किया जाएगा, सीआरपीसी। तो ये तो जनरल बात बता दी। फिर उसके बाद 5 का जो सब सेक्शन 2 है वो क्या कहता है, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज। के पीपीसी के अलावा जो और क्रिमिनल लॉज हैं जिसमें ऑफेंसेस को डिस्क्राइब किया हुआ है तो उनका ट्रायल किस तरीके से चलेगा। तो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 आपको क्या बताता है कि उनका ट्रायल भी इसी लॉ के अंडर चलेगा, लेकिन अगर उनके ट्रायल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी वगैरह के हवाले से कोई और इनेक्टमेंट यानी कि कोई और लॉ अगर मौजूद है उन प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने के लिए तो उस इनेक्टमेंट को फॉलो किया जाएगा, उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी स्पेशल लॉ के अंडर कोई ऑफेंसेस क्रिएट किए गए हैं तो अगर स्पेशल लॉ के अंडर कोई प्रोसीजर बताया हुआ है उन ऑफेंसेस को डील करने के लिए तो उसे फॉलो किया जाएगा, और अगर वहां पर प्रोसीजर नहीं बताया हुआ तो फिर सीआरपीसी को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल लॉ, तो सीआरपीसी आपका जनरल लॉ है। तो पाकिस्तान पेनल कोड के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट होगा तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स चलेंगी। अगर किसी और क्रिमिनल लॉ के अंडर कोई ऑफेंस कमिट होगा तो स्पेशल लॉ डील करेंगे, और अगर कोई स्पेशल लॉ मौजूद नहीं है तो फिर सीआरपीसी में जो प्रोसीजर बताया वो उसे फॉलो किया जाएगा। ठीक है,